हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जून 2025 का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रो एंड मैक्रो की बात की थी। पार्ट 2 में हमने इकोनोमेट्रिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आज ये पार्ट 3 है, इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस एंड मनी बैंकिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नियो क्लासिकल ग्रोथ थियोरी पे बेस्ड है। मतलब नियो क्लासिकल कौन थे? सोलो। तो सोलो की थियोरी पे बेस्ड है कि अगर सेविंग रेट जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि रेज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, सेविंग इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो हमारा आउटपुट जो है वो भी बढ़ेगा। तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखें तो इंक्रीज इन अ लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। सोलो के मॉडल में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में जो ग्रोथ होता है आउटपुट का वो कांस्टेंट हो जाता है, बढ़ता नहीं है बट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो डिक्रीज द स्टेडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो। अब यहाँ पर जो कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं बट बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो डिक्रीज द लॉन्ग रन लेवल कैपिटल एंड आउटपुट पर हेड। अभी हमने बात किया कि आउटपुट जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर भी आउटपुट दे रखा है, कैपिटल एंड आउटपुट एंड लॉन्ग रन की बात है, तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। बट आंसर की में इस ऑप्शन को सही माना है, बट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पॉवर्टी वेटेड इंडिसेस ऑफ ग्रोथ इज। क्यों हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉवर्टी वेटेड इंडिसेस को? तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि टू गिव एटलीस्ट इक्वल वेटेज टू ऑल इनकम ग्रुप इन सोसाइटी। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि हम हाई ग्रोथ अचीव करने के लिए जो इंडिसेस है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तीसरा ये कहता है कि फॉरेन ट्रेड को इक्वल बेसिस पे फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन तो देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इनके साथ कोई लेना देना है नहीं, तो ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन अगर देखें टू असाइन मोर वैल्यू और वेटेज ऑन इनकम ग्रुप ऑफ रिचेस्ट पॉपुलेशन। अब हम यहाँ पर पुअर की बात कर रहे हैं, तो रिच पीपल को हम ज़्यादा वेट क्यों देंगे? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन की। तो यहाँ पर इक्वल वेटेज देने की बात होती है। हाई ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए होता तो है कि हम इंडिसेस इसीलिए करते हैं ताकि हम आगे हाई ग्रोथ रेट अचीव कर सके, उसके साथ साथ दूसरे भी मोटिव्स होते हैं, पर ज़्यादा बेटर ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर भी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हेरेट-डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हेरेट-डोमर मॉडल की बात की है यहाँ पर। तो यहाँ पर द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ रेट इज़ मेड अप ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। जी बिल्कुल, ये तो सही है कि नेचुरल ग्रोथ रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब लेबर फोर्स पे एंड लेबर की प्रोडक्टिविटी पे। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि इफ़ एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है, मतलब GA जो है वो ग्रेटर देन है GW से। अब हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है वारंटेड से, तो GA कैन कंटिन्यूअस टू डाइवर्ज फ्रॉम GW ओनली अंटिल इट्स नेचुरल लेवल हिट्स। जब तक नेचुरल लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो डाइवर्ज करता है फ्रॉम GW से। ये GA है वो डाइवर्ज करता है GW से तब तक जब तक वो GN तक ना पहुंच जाए, मतलब नेचुरल लेवल तक, नेचुरल ग्रोथ रेट तक ना पहुंच जाए, तब तक वो डेविएट जो है वो डाइवर्ट जो है वो करता है। ये भी सही ऑप्शन है। तीसरा अगर हम देखें तो GA कैन बी ग्रेटर देन GN,
मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरल से ज़्यादा होता है इन लॉन्ग रन। ये ऑप्शन गलत है। इन हेरेट-डोमर मॉडल की जो अजम्पशंस है, मतलब उसमें समझाया, थियोरी में भी है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो नेचुरल से कभी भी बढ़ नहीं सकती, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, उसके लिए तीनों जो है वो ग्रोथ रेट इक्वल होनी चाहिए। ग्रोथ रेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ वारंटेड एंड ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये तीनों सही है, मतलब ये भी सही है कंडीशन। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आप नेचुरल मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट समझो। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके बाहर हम नहीं जा सकते, वैसे ही यहाँ पर भी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो नेचुरल से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। तो सबसे पहले है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय आर्थर लुइस। तो ये थियोरी जो है वो कब दी गई थी? 1955। दूसरा अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रॉबर्ट सोलो की थियोरी जो है वो 1956 में आई थी। इन द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय वर्ल्ड रोस्टो की थियोरी जो है वो 1960s में आई थी। एन एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन, गुनार मिडाल, ये थियोरी जो है वो 1968 में आई थी। एंड स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय हिर्शमैन, ये थियोरी आई थी 1958 में। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आएगा ए, देन बी, फिर ई, फिर सी एंड लास्ट में होगा डी। ए बी ई सी डी, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इससे क्या होगा? तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। रिडक्शन इन स्टेडी स्टेट लेवल कैपिटल पर हेड, जी ये तो बिल्कुल सही है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी तो मोर पीपल एडेड इन इकोनॉमी, दे डाइल्यूट्स द कैपिटल स्टॉक एंड कैपिटल पर वर्कर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इंक्रीज इन अ पर कैपिटा आउटपुट, बट जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो पर कैपिटा आउटपुट जो है वो डिक्रीज होता है या फिर स्लोली ग्रो करता है। जब तक हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस से कंपनसेट नहीं करते तब तक वो इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन अ स्टेडी स्टेट लेवल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सोलो मॉडल में जो एग्रीगेट आउटपुट है वो इसके बराबर है कि आउटपुट पर वर्कर इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया है तो आउटपुट एग्रीगेट आउटपुट भी है वो भी बढ़ जाएगा। एग्रीगेट आउटपुट बढ़ेगा, भले ही पर कैपिटा स्टेडी स्टेट पर कैपिटा डिक्रीज होगा, बट जो एग्रीगेट आउटपुट है वो तो इंक्रीज होगा। इवन इफ आउटपुट पर वर्कर जो है वो फॉल कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट पर वर्कर फॉल कर रहा है, फिर भी यहाँ पर एग्रीगेट आउटपुट तो बढ़ेगा, मतलब ये ऑप्शन तो सही है। डी ऑप्शन की बात करें तो डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कौन सी है इस पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा।
पांचवा ऑप्शन देखें, इन इनवर्ट शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन पे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है डिपेंड नहीं करता है, बट वो डिपेंड करता है कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, उस पर डिपेंड करता है, लेबर है। लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उससे ये इनवर्ट शिफ्ट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन है ए एन सी। तो यहाँ पर ए एन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है वो रोस्टो के मॉडल की बात की है, और रोस्टो के ग्रोथ थियरी में 5 स्टेजेस जो है वो होते हैं। फर्स्ट स्टेज है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा स्टेज है वो है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। थर्ड जो स्टेज है वो है टेक ऑफ। फोर्थ स्टेज है वो है ड्राइव टू मैच्योरिटी। और जो पांचवा स्टेज है वो है हाई मास कंजम्पशन। तो यहाँ पर जो टेक ऑफ स्टेज है मतलब थर्ड स्टेज है, उसकी बात है कि वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज एक्सपांडिंग रैपिडली। प्रोडक्ट मार्केट है वो एक्सपांड करता है टेक ऑफ स्टेज में। दूसरा ये कहता है कि लीडिंग सेक्टर जनरेट सेकेंडरी एक्सपेंशन, ये भी होता है। द सेक्टर हैज़ एन एडिक्वेट एंड कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्लोलो बैक प्रॉफिट्स, तो ये भी सही ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक इनटू द सेक्टर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ये भी होता है। अब ई ऑप्शन देखें तो चेंजेस इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रक्चरल वंस, ये नहीं होता है टेक ऑफ स्टेज में। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में चेंजेस जो है वो बाद में होता है, टेक ऑफ स्टेज में नहीं होता है, उसके बाद वाले स्टेज में होता है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए बी सी डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैल्डर के ग्रोथ के लॉ पे डिपेंड है, लॉ ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कैल्डर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो जीडीपी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो ए का हो जाएगा 3, मतलब जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है। दूसरा अगर हम देखें सेकेंड लॉ, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिपेंड करती है ग्रोथ पे, ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तीसरा लॉ ये कहता है कि प्रोडक्टिविटी जो है इनसाइड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्टिविटी है वो आउटसाइड पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और ओकुन्स लॉ जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 3142 सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कैल्डर्स के ग्रोथ के लॉ जो है वो एपी थेरीवाल की बुक में दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स व्यू ऑन पब्लिक डेप्थ। क्लासिकल्स जो है रिकार्डो है, उन्होंने पब्लिक डेप्थ के ऊपर थियरीज दी थी। कैपिटल स्टॉक ट्रांसफ़र थियरी रिकार्डो एंड बिगू की थियरी है।
तो ये थियरी पब्लिक डेब्ट की भी बात करता है। तो ऑप्शंस हम चेक करते हैं कि पब्लिक डेब्ट फाइनेंसिंग रिक्वायर्स द फंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड एमोर्टाइजेशंस, हेंस द डबल बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि अगर पब्लिक डेब्ट फाइनेंसिंग करेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट पेमेंट भी करना पड़ेगा और एमोर्टाइजेशन भी होगा। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि पब्लिक डेब्ट फाइनेंसिंग सपोर्ट्स द कंपनसेटरी बजट पॉलिसी एज अ टूल फॉर स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की बात केन्स करते हैं, तो यहाँ पर तो क्लासिकल्स का व्यू पूछा गया है एंड नॉट ट्रू पूछा गया है, तो सेकंड ऑप्शन नॉट ट्रू है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो पब्लिक डेब्ट क्रिएट्स अ बर्डन, पब्लिक डेब्ट क्रिएट्स बेरन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड बर्डन इज ट्रांसफर टू द फ्यूचर जनरेशन। रिकार्डो ने ये बिल्कुल सही है, ये कहा था कि फ्यूचर जनरेशन पे उसका बर्डन जो है वो पड़ेगा। चौथा ऑप्शन ये कहता है कि पब्लिक डेब्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है कैपिटल विच अदरवाइज कुड बी यूज प्रोडक्टिवली। तो ये भी सही है। रिकार्डो पिगू थीसिस में और कैपिटल ट्रांसफ़र थियरी है, कैपिटल ट्रांसफ़र थियरी, उसमें भी कहा था कि अगर हम जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन को, ताकि उसकी भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो पब्लिक डेब्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है कैपिटल को, जो हम दूसरी जगह पर प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो नॉट करेक्ट 2 जो सेकंड ऑप्शन है वो बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कमिटीज़ पे क्वेश्चन बेस्ड है, उसको हमें क्रोनोलॉजी के मुताबिक जो है वो अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। तो राजा छेलैया कमेटी जो है वो 1991 में बनी थी। टी रस्तोगी कमेटी जो है वो 2003 में बनी थी। विजय केलकर कमेटी जो है वो 2002 में बनी थी। एंड पार्थसारथी शोम कमेटी जो है वो 2012 में बनी थी। एंड लेखी कमेटी जो है वो 1993 में बनी थी। तो इसको अगर हम क्रोनोलॉजी में बिठाएं तो सबसे पहले आएगा ए, फिर ई, फिर सी, फिर आएगा बी एंड लास्ट में आएगा डी। ए, ई, सी, बी, डी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू पर्टेनिंग टू वागनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। नॉट ट्रू पूछा है, तो चलिए ढूंढते हैं इसमें से नॉट ट्रू कौन सा है। तो वागनर्स लॉ इज़ क्लासिफाइड एज अ पॉजिटिव थियोरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये तो सही है। पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन grow as a proportion of total economic activity with an increase in a per capita income and output। ये भी जो है वो सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें कि proportionate increase in a public sector is a not constant but increasing with increasing in total economic activity, यही है increase in state activities, तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन अगर हम देखें the law accounts for the effect of war on public expenditure, ये वागनर्स लॉ जो है वो वॉर पे नहीं नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन पे लागू होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू ग्रो इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर में पिकॉक एंड वाइजमैन की जो थियरी है उसमें आता है, तो वागनर्स की थियरी में वो कंटिन्यूस इंक्रीज करते हैं बट स्टेप वाइज नहीं जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी एंड ई ऑप्शन है वो गलत है, नॉट ट्रू है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी एंड ई। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन ऑर्डर टू देयर अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन का नाम दिया हुआ, उसको हमको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है वो ब्रह्मानंद रेड्डी आए थे, वो 7th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। 6th फाइनेंस कमीशन में 6th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, जो 1972 में था। फिर जो है वो साल्वे जी आए थे, ये 9th फाइनेंस कमीशन में थे, जो कि 1987 में आया था। फिर पंत जी है वो 10th फाइनेंस कमीशन में आए थे 1992 में। देन रंगाराजन नहीं, देन खुसरो 11th खुसरो, देन 12th जो है वो रंगाराजन है। 11th जो चेयरमैन है खुसरो, वो आए थे 1998 में। एंड 12th जो है रंगाराजन, वो आए थे 2002 में। तो यहाँ पर सही क्रोनोलॉजी हो जाएगी डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई, फिर ए एंड देन बी। तो डी से ही बन जाता हमारा आंसर। तो ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस जो है वो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द मैंडेट प्रीएम्बल ऑफ RBI मैंडेट अमेंडेड। तो ये हुआ था 2016 में। इसमें क्या हुआ था कि RBI एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था टू गिव अ स्टैट्यूटरी बेसिस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी and adopting flexible inflation targeting। तो यहाँ पर 2016 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is the operating target of monetary policy conduct by RBI। तो ऑपरेटिंग टारगेट जो है वो वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट होता है। जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो पॉलिसी रेट है। पॉलिसी रेट या उसे बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं, बेंचमार्क रेट। बट जो ऑपरेटिंग टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं वो वेटेज एवरेज कॉल मनी होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले ओल्ड को जो है हमें रखना है। तो सबसे पहला है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। ये आया था 2001 जुलाई में। सेकेंड ऑप्शन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। ये आया था 2003 में और 2010 में भी आया था। मतलब इसके वेरियस रिफॉर्म हुए थे इंडस्ट्री ऑफ इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म में। तीसरा ऑप्शन है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर स्टॉक्स। तो ये आया था 2001 नवंबर में। अब हम बात करें डी ऑप्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन अ इंडेक्स। ये आया था 2000 में। और कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इंडेक्स इन ऑप्शन ये आया था 2001 जून में। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो 2000 वाला होगा, मतलब डी होगा फर्स्ट। फिर होगा 2001 जून वाला मतलब ई, फिर जुलाई वाला मतलब ए, फिर नवंबर वाला मतलब सी, एंड देन होगा 2003 मतलब बी। तो डी ई ए सी बी। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमें मैच द लिस्ट करना है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजिम दे रखा है और उसका पीरियड्स दे रखा है। तो फिस्कल डोमिनेंस जो है वो कब हुआ था? 1951 से लेकर 1985 तक। और मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच जो है वो 1998 टू 2016 तक। तो यहाँ पर थर्ड के साथ ही है मैच। और मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटिंग विथ फीडबैक्स, तो फीडबैक के साथ जो है वो 85 में जो है वो था। एंड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमने अभी अभी फर्स्ट मनी बैंकिंग क्वेश्चन में ही देखा, तो ये 2016 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, फिर होगा थर्ड, फिर फोर्थ एंड 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। मतलब यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इकोनॉमिक्स एवरीवेयर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हमें जो है वो अपने आप को हमेशा बेहतर बनाते रहना चाहिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें अपने आप को किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अगर अपने आप को कंपेयर करना ही है तो हमारे प्रीवियस वर्जन जो है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। जो आज हम बेहतर बनते जा रहे हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए और रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।